साबोटाज स्टारफिश के मॉडल क्लॉकवाइज की पूरी जेल, जैसे कि इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता है। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता है। तो अभी आप जहाँ पे खड़े हो, अभी आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हो। ये जेल की मेन फ्रंट पोर्शन है, सभी का बना हुआ है। ब्रिटिशर्स फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। तो ये गैलरी देखने के बाद जैसे आप जेल के अंदर एंटर करोगे, जैसे ही जेल में एंटर करोगे, जेल का जो पहला पॉइंट रहेगा हैंगिंग प्लेस फांसी के, उसके बाद कंडेम सेल, वीर सावरकर जी का सेल, जेल एंड वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप लोगों को ये दिखाया गया ब्रिटिश टाइम में उन फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिश करते थे, क्या काम करवाया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टैट्यूज आपको इस वर्कशॉप में दिखाया गया। तो ये सारे कुछ देखते हुए अब जाओगे सबसे टॉप पॉइंट वॉच टावर, जो कि यहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते थे और पूरी जेल की यहाँ पे वॉच करते थे। ये वॉच टावर, सेंटर टावर, एंट्रेंस पॉइंट। आपको जेल में जाना होगा, पहले आपको इस सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे 7 विंग्स के एंट्रेंस जो है इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ करता और कहीं से भी नहीं था, रास्ता नहीं था आप लोगों को जेल के अंदर जाने। रहने के लिए इसी बिल्डिंग को यूज़ करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने इसको एग्जीबिशन अपना ऑफिस और लाइब्रेरी बना दिया है, जो आप लोगों ने देख कर। साइड में देखेंगे यहाँ पे 2 जोत जल रहा है, पहला थोड़ा सा आगे में दूसरा। ये दोनों जो है स्वतंत्र जोत है, उन शहीदों की याद में जलाया गया, जो कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है। गैस के साथ में कनेक्टेड है, महीने में 48 सिलेंडर लगता है, जो IOC द्वारा गिफ्टेड किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, आगे वाले के लिए 24 सिलेंडर। और रात को जब आप लोग साउंड लाइट शो देखने आएंगे तो इसी चेयर पे बैठ के शो देखेंगे। तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाए। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल ट्री। 28 जून 98 में यहाँ पे हैवी रेन की वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका था। तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पे दोबारा गाड़ा गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.5 लाख रुपये का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी है पीपल का पेड़। ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताए। तो जैसा कि आप लोगों ने अंदर पे जेल का मॉडल देखा, बीच में भी देख सकते हैं जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है, वो जो है इस जेल का सेल टावर है, केंद्र मीनार। सारे विंग्स के कनेक्शन जो है बीच में सेल टावर के साथ में था, यानी कि किसी भी गार्ड को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेल टावर में, उसके पास थोड़ी वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर आपको लेके के दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं था। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे इनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन नाइट टाइम में सेल के अंदर लॉक कर देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाएगा। उस समय सेल के अंदर में छोटा से एक मड बॉल देते थे, मिट्टी का घड़ा, इसी में इनको टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था, यानी कि रात भर इनको टॉयलेट के साथ ही सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था, इनका नाम था मैक्वेरियन, फर्स्ट जेलर डेविड पेरी। और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.25 लाख रुपये लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं, लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर। जेल को बनाने के लिए 600 फ्रीडम फाइटर्स को काम करवाया गया, बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 ईयर्स से बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 ईयर्स लगा, 13 साल। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सर्लो जेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने बताया आपको 7 विंग, काउंटिंग किस प्रकार से था, ये 1 नंबर विंग आपको दिख रहा है, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि स्टार्टिंग, ये एंडिंग। लेकिन अभी आप लोग देख पाओगे सिर्फ 3 विंग, 1 नंबर है, 7 नंबर है, बैक साइड में एक 6 नंबर है, बाकी के 4 विंग
यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का रीज़न 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफ़ी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभपंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल। ऊपर जाएंगे, बैक साइड में आपको हॉस्पिटल दिखेगा। और विंग्स को कैसे बना गया देखिएगा। 1 नंबर का मैं आपको एग्जांपल, थोड़ा सा आप लोग आगे आके बैठ जाइए। यहाँ पे 1 नंबर विंग का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपको इसका बैक पोर्शन दिख रहा है, तो ये विंग नंबर 7 इसका फ्रंट पोर्शन, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रहते थे देख नहीं सकता था आगे वाला विंग में कौन रह रहा है, बोल के हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाएंगे। और हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है लंबा से, ये जो है वर्क शेड, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया जाता था। किस तरह का टॉर्चर, हर एक चीज़ का मॉडल इसके अंदर रखा गया है। इसके बारे में ब्रीफिंग आपको इस स्टैचू के पास किया जाएगा। और यहाँ पे जो छोटा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन है। यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम करवाया जाएगा, यहीं पे खाना बांटा जाएगा। इस जेल में सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। नेम लिस्ट आपको सेंटर पार्ट में दिखाया जाएगा। और विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो टॉप में लास्ट कमरा आपको दिख रहा है, विंग नंबर 7 है, सेल नंबर 123, 123। ये सेल जो है विनायक दामोदर सावरकर जी का सेल, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नासिक कॉन्फ्रेंस केस में लाया गया था। सावरकर जी को टोटल 50 साल का सजा मिला, उसमें से 10 साल सावरकर जी इस सेल में काटे। इन्हीं का नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लोग आए थे। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाए। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन के काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुनी। तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे। डेथ से रिलेशन देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड। तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, समय चलते हो गया काला पानी। कि जो फांसी घर आप लोग देखोगे, इस फांसी घर में कभी भी कोई भी फ्रीडम फाइटर्स को फांसी नहीं दिया गया। ये फांसी घर बनाया गया इसीलिए ताकि यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर रहते हैं, इनके मन पे हमेशा ये डर बना रहे कि हमारे अगेंस्ट अगर किसी ने भी कोई स्टेप्स उठाया तो उनको यहाँ पे फांसी दे सके। जब आप लोग डोर के सामने जाकर आप लोग खड़े होंगे तो इसमें जो देखेंगे रस्सा जो है नया लगाया गया है। ओरिजिनल में इसको ऊपर का बीम है, नीचे का प्लेटफॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में लीवर है। जिस लेवर को पुल करने पे तीनों प्लेटफॉर्म एक ही साथ नीचे की तरफ खुल सकता है। एक समय में एक साथ 3 लोगों को हैंग करने के हिसाब से बनाया गया। अभी आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये जो है वर्कशेड है, कार्यस्थल। यहीं पे फ्रीडम फाइटर्स को लाके टॉर्चर किया जाता था। उस समय इसमें शेड नहीं था, ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल। यानी इसी तरह धूप में गर्मी में इनको काम करा। जैसे ही आप लोगों ने इसके अंदर एंटर किया तो पहला जो ऑयल मिल आप लोगों ने देखा, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोलू, घाना भी बोलते हैं, तेल निकालने का मशीन, वो हैंड मशीन उस समय का ओरिजिनल। उस समय इसके अंदर काफी सारे ऑयल मिल तो लगाए जाते थे, बाकी सारे डैमेज हो गए, एक ही बचा हुआ है। जो नहीं देखे लौटते वक्त भी देख सकते। ये मॉडल आप लोग को ब्रीफ करने के लिए रखा है। तो यहाँ पे पहला पनिशमेंट देखेंगे, एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था, ऐसे लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। रेसा मतलब जैसे इसमें कॉयल आपको दिख रहा है। तो ऐसे लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से कूटते वक्त इनके हाथ में पूरा छाला, यानी कि पूरा हाथ का स्किन निकल गया। सुबह से लेकर शाम तक कूटना पड़ता। और रस्सा का क्रॉसबंद इस मशीन से, ये भी ओरिजिनल है। इसे घुमाया जाए तो ऑल्टरनेट, एक का ऑपोजिट दूसरा घुमाए, ऐसे घुमा के रस्सी के क्रॉसबंद बनाते थे। उसके बाद जो नारियल होता था इसको तोड़ कर ये लोग धूप में सुखाते थे। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं कोपरा, वो इस ऑयल मिल के अंदर में डालते थे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉट जहाँ पे ऑयल कलेक्ट होता था, इसके बाहर में लोहे के काफी सारे वेट्स लगाते थे। वेट लगाने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होके उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। घुमाने के टाइम जहाँ पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए। जैसे गांव क्षेत्र में कोलू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पॉइंट कोकोनट, 10 पॉइंट मस्टर्ड ऑयल पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास। जिनको भी काम दिया गया, काम का कोटा को पूरा नहीं कर सका तो उसका पनिशमेंट आगे रखा गया।
यहाँ पे जिनको भी काम देता है, नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम, जो भी काम का कोटा को अगर पूरा नहीं कर पाया या काम करने से इनकार करता है तो उनको बाहर लेके आके सबके सामने खुलेआम में मारते हैं। यह एक्चुअल प्लेस है, यहीं पे बांध के मारा जाता था। इसे इंग्लिश में फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं टिकटिकी। हिंदी में आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि रात को शो में हिंदी में बोला जाता है। तो मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता था, यानी कि शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स यानी कि हाथ, कमर और पाँव तीनों चीज को लॉक करते थे। एक कपड़ा लेते थे, उसे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था, जहाँ पे ब्लैक मार्किंग किया गया यहाँ बांधते थे बटक्स में। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए जहाँ पे ब्लैक मार्किंग किया गया। यहाँ बेत मारने का रीजन ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए इंसान का डेथ नहीं होगा पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगा। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन दो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था। जैसी टॉयलेट जाएगा क्या होगा, स्किन स्ट्रक्चर का दोबारा मार्क हो जाएगा। यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। और इसको जो मारने वाला होता है वो इंडियन होता था। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ क्रिमिनल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी ये लोग। इनमें जिनका टर्म अच्छा उनको वार्डर का पोस्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर की जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट उसको होगा। यानी इंडियंस ही इंडियंस को मारता था, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बोल के इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। नॉर्मली फ्रीडम फाइटर 7 से 10 बेत खाने के दौरान अपना होश खो देता था। साथ में एक डॉक्टर होता था, पूरा मेडिकली चेकअप करके दोबारा होश में लेके आकर 20 से लेके 30 बेत यानी कि 20 to 30 टाइम्स एक ही जगह पे हिट किया जाता। ये यहाँ का सबसे ज्यादा टफ पनिशमेंट था। इसे इंग्लिश में फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में टिकटिकी कहा जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट सेक्शन सभी लोगों ने ध्यान से देखा, 4 तरह का पनिशमेंट। पहला जो ड्रेस मैंने आपको बताया पनिशमेंट ड्रेस, हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी। पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है गोनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक वो ड्रेस को पहना के काम कराएंगे। इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा, घमौरी, बदन में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता था। उसके बाद मैंने आपको बताया 3 तरह का बेड़ी, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। आप लोगों ने देखा गले पे राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था जिसको कहा जाता है कॉन्विक्ट नंबर। ये इनको गले पे लगा के रखना पड़ता था। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था, उनका डेट था 10 मार्च 1858 में 200 फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पीटरसन वॉलकर, सबसे क्रूअल जेलर था। उन्होंने क्या करा, उनका नंबर जो है ब्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे खोद के लिख दिया, ताकि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि ये लोग काला पानी का सजा काटा हुआ। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग, एक लकड़ी का टैग, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निक्कर पहनने के लिए। चेन फिटर में क्या होता था, कमर से लेके नीचे तक एक चेन लगा होता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता है। पीरियड था 1 ईयर, 1 साल, क्योंकि चेन फ्लेक्सिबल है, आराम से फोल्ड हो जाए। सेकंड पनिशमेंट मैंने आपको बताया बार फिटर। बार फिटर में क्या होता था, कमर से लेके नीचे तक एक आयरन रॉड, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ, 6 महीना। सबसे डिफिकल्ट क्रॉस बार फिटर, सेंटर में भी आयरन रॉड, ना ही टांग को ज्वाइन कर सकता था ना ही मोड़ सकता था। टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 डेज। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। पीरियड था 1 साल 6 महीना 15 दिन। लौट कर वापस जब नीचे आएंगे तो ध्यान में रखिएगा, वर्कशॉप के बैक साइड में आपको एक डोर दिख रहा है, जो ओल्डन डेज गैलरी है, जिसमें 100 ईयर्स बैक ऑफ दिस आइलैंड के कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं, रेयर कलेक्शन से जो ब्रिटिश गैलरी से कलेक्ट करके लगाया गया। सबसे ज्यादा फोटो इसमें अंडमान का पहला जेल रॉस आइलैंड का है, अंडमान का दूसरा जेल वाइपर का है। फ्रीडम फाइटर्स को काम करता हुआ भी दिखाया गया, जो लौटते वक्त आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और सेल के बारे में बताया जाए, जब आप लोग सेल देखने जाएंगे तो हर एक विंग का जो रो शुरू होगा, उसका पहला सेल आप लोगों को बड़ा मिलेगा। डबल डोर है, जैसे इसमें आपको सिंगल डोर दिख रहा है। पहला जो डबल डोर देखेंगे वो गार्ड सेल, एक गार्ड वहाँ पे रेस्ट करता था, एक गार्ड यहाँ पे स्टैंड होकर ड्यूटी करता था। इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो सके बोल के पहला सेल गार्ड लोग को रेस्ट करने के लिए बनाएगी। ये पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड स्टैंड होता था। एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो मैंने आपको बताया टोटल 7 विंग्स।
3x7 कर दीजिए 21 गार्ड फ्लोर में, वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए सिर्फ 23 गार्ड का जरूरत है। 23 गार्ड सफिशिएंट पूरा जेल को आराम से वॉच कर सकते हैं। और सेल के बारे में बताया जाए तो जब आप लोग सेल देखने जाओगे, डोर के सामने खड़े होंगे तो पहले आप लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ की तरफ में इसका लॉकिंग सिस्टम, काफ़ी स्ट्रांग लॉकिंग सिस्टम था, बहुत दूर से लॉक करते थे। कहा जाता है कि लॉक करने के बाद जो भी फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर होगा उनको अगर चाबी मिल जाएगा तो भी ताला खोल के नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल, वहाँ से लेके यहाँ तक हाथ नहीं पहुँचे। और राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया है जहाँ पे नाइट टाइम पे ज़रूरत का कोई सामान या खाना देने के लिए यूज़ करते थे। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटीज़ नहीं, जो भी लाइट लगाया गया सब रात को शो के लिए लगाया। और सेल के अंदर के बारे में बताया जाए तो हर सेल के अंदर में सोने के लिए इनको एक लकड़ी का बेड देते थे, वुडन बेड। इसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाला जाता था। बेड का जो है हाइट काफ़ी कम होता था लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा, करीबन 50 से लेके 60 kg का हैवी बेड। इतना हैवी बेड देने का रीज़न क्या है बोलने से, इन केस कोई गार्ड उसको चेक करने के लिए सेल के अंदर में जाए तो उसको वेपन के रूप में यूज़ ना कर सके, उठा के किसी को मार ना सके, मूव करना भी मुश्किल होता था। और खाना खाने के लिए इनको लोहे का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट। एक तो खाना बे टाइम में दिया जाता था। फ्रीडम फाइटर ये सोचे कि इसको आराम से भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं है। आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। तो आज भी हम लोग खाना खाते तो स्टील या फाइबर का प्लेट्स, लोहे का बर्तन है। और दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको 1/2 लीटर का एक पॉट पानी मिलता था। 24 घंटे में आधा लीटर पानी, वो भी बदबूदार, बहुत स्मेल होता था, पीने लायक नहीं होता। नहाने के लिए इनको समुद्र का पानी देते थे, सी वाटर। एक तो गर्मी में काम कराते थे, बदन पे पूरा राशेस होता था, नमक पानी से नहाने पर इनका बदन और ज़्यादा जलता था, तो इनको नहाने से भी डर लगता था। और जब आप लोग ऊपर जाएंगे, लास्ट कमरा सावरकर जी का देख सकते हैं, सभी लोग एक सेल के अंदर मत जाइए। नाक में ट्यूब डाल के इनको दूध पिलाया गया, जिसमें लंग्स वगैरह में दूध जाने का इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में असुविधा। इस जेल में शहीद हो गए, एक बोरे पे डाल के पत्थर से बांध के इनको समुद्र में फेंक दिया। इंदु भूषण राय जी के बारे में बताया जाए तो इनको काफ़ी हद तक टॉर्चर किया गया, जिसको ये बर्दाश्त नहीं करते। तो इन्होंने सेल के अंदर में अपने क्लोथ को फाड़ के वेंटिलेशन से बांध के अपना आप को हैंग कर सुसाइड किया। वैसे ही बाबा बान सिंह जी के बारे में बताया जाए तो फ्लॉगिंग फ्रेम में रख के इनको इतना मारा गया कि रात को सोते सोते ही शहीद हो। ऐसे अनगिनत महान फ्रीडम फाइटर। और विंग नंबर 7 में सबसे आखिरी वाला कमरा मैंने बताया सावरकर जी। इस जेल में सबसे लॉन्ग पीरियड इन्हीं को पनिशमेंट मिला था, टोटल 50 साल। सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स करे, तो वकालत का पढ़ाई करने के टाइम सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज जो बुक का बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया में, उससे इंडिया में बम बनाया, काफ़ी जगह पे विस्फोट किया। अंग्रेजों का बहुत सारा चीज़ नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 ईयर्स का पनिशमेंट। और एक 25 ईयर्स का पनिशमेंट देने का रीज़न, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल रख के सप्लाई किया, जिससे किसी ऑफिसर को शूट किया। तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज में बैठा के लेकर थे, जहाज का नाम था SS मोरी। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्शलिस पोर्ट में वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका हुआ था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री ऐसा सुना है कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भाग गए, तो गलत है, जेल से कोई नहीं भागा। वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया विंग नंबर 7 का आखिरी वाला सेल में 10 साल के लिए रखा गया, 1911 से 1921। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था, रत्नागिरी जेल। और काफ़ी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजर बंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में, आज़ादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल रखा गया, ओरिजिनल नहीं है, मॉडल। ठीक है, टॉप में लास्ट कमरा सावरकर जी का देखकर वापस लौटेंगे तो ध्यान में रखिएगा, बीच का जॉइंट देखिएगा वुडन प्लैंक। आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया, मैक्टोये। उसने कितना प्रॉपर प्लान दिया कि पूरा जेल ब्रिक से बनाया गया। इसको भी तो ब्रिक से ज्वाइन कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उसका रीज़न क्या बोले तो उस समय कहा जाता है कि इसके ऊपर जो प्लैंक रखता था, इसको एनी टाइम पे ये लोग रिमूव कर सकते थे, हटा सकते। इसलिए ऐसा बनाया कि इन सभी लोगों को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता। इनके सेल के अंदर लेके जाने के टाइम ये लोग भड़क जाए तो गार्ड जल्दी से आकर ये प्लैंक को हटा दे। अगर इसको हटा दे तो यहाँ के लोग बगल वाले विंग में नहीं जा सकते, जिसके लिए बीच का जॉइंट लकड़ी। 1 2 3 4 5 6 7, अभी सिर्फ 1 7 और 6 बचा। ये 4 विंग डैमेज हो गया, ऊपर जाएंगे आपको पीछे हॉस्पिटल नजर आएगा।
ठीक है। मॉड्यूल में आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया है, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया है। इसका रीजन ये है कि ऊपर जाके देखेंगे इसके बैक साइड में सी है, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया, यानी कि जिस आकार में जमीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया गया। विंग नंबर 7 में सबसे आखिरी वाला कमरा सावरकर जी है, जिसमें सावरकर जी ने अपने 10 साल काटे। सभी सेल एक ही तरह सेम है, सावरकर जी का सेल में डिफरेंस, इसके कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया। डबल लॉकिंग सिस्टम है, क्योंकि डे टाइम में इनको बाहर कॉरिडोर में रखे, ताकि वहां से खड़ा होकर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके, मेंटली टॉर्चर। जब इनका 10 साल का पीरियड था तो इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी इसी जेल में सजा काट रहे। दोनों भाई एक ही जेल में, दोनों भाइयों को 2 साल के बाद पता चला। इस हद तक कम्युनिकेशन है। अभी आप लोग सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं, यहाँ से मैं ऊपर लेके जाऊंगा सेकंड फ्लोर, बीच में कहीं रुकना नहीं। सेकंड फ्लोर जाएंगे, पहला सेल दिखाऊंगा बड़ा है, जो गार्ड सेल है, बगल के एक सेल को लॉक करके भी दिखाऊंगा। लॉकिंग को आपको देखना है, समझना है। जिनको भी फोटो लेना, आगे जाने के टाइम सारे सेल खुला हुआ है, आप लोग फोटो ले सकते हो। यहाँ से आगे जाने के टाइम आपको वॉल पे ऐसे 3 हुक्स नजर आएंगे। बहुत लोग उसको पनिशमेंट हुक, टॉर्चर हुक बोल के एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कोई पनिशमेंट हुक भी नहीं है, कोई टॉर्चर हुक भी नहीं। पहले जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के फोटोग्राफ तो उस हुक में लगाते थे। धूप और बारिश के कारण फोटो खराब हुआ तो फोटो को निकालकर सामने म्यूजियम करके वहां पे शिफ्ट कर देंगे। लौटने के टाइम यही सेंटर पार्ट जाना है, यहीं से आपको सीढ़ी मिलेगा ऊपर जाने के।
हुआ प्रिंटिंग प्रेस है। चढ़े वो दूसरा वाला क्या था? पावर हाउस। इसको कुछ वो नहीं कर रहे हैं, प्रिजर्व करने का सही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ बोलो। करना चाहिए। आपका राइट तरफ में जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिश टाइम में स्वीट्स बेकरी हुआ करता था। अब ये लाइट एंड साउंड शो के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसका लेफ्ट तरफ में उधर बैठ के ऑपरेट होता है 5:30 से 6:30 पूरा डैमेज हो गया स्ट्रक्चर, इसीलिए उसको मेंटेन नहीं किया, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ब्रिटिश में क्लब था, सबऑर्डिनेट्स क्लब, इसमें ताश रूम, बार रूम, डांसिंग रूम, ये सब था। उसमें मौज मस्ती करने का जगह। क्या हाल हो गई हमने लोग चिंता करते थे। सीन वाला सीन मार देता है। चर्च प्रेस चर्च, बटेरियन चर्च 1840 में बनाया गया था। 1840 सेक्रेटेरिएट। वो एक्चुअली इसमें इंडियंस वाले रहते होंगे। और आपका लेफ्ट तरफ में जो सीढ़ियाँ जाती दिखाई दे रहे हो, कमिश्नर भवन वाली सीढ़ियाँ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा और आपका राइट तरफ में जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये भी एक चर्च था। आयरलैंड का सेकेंड चर्च जिसका नाम है रोमन कैथोलिक चर्च। अब ये पावर हाउस में कन्वर्ट कर दिए। ये आयरलैंड का पावर सप्लाई पूरा इधर से होती है। राइट तरफ में जो छोटा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स का मेस हुआ करता है।